Hello students, how are you all? I hope you all are keeping fine. Okay, so students, welcome to this video, and in this video we are going to discuss Treaty of Versailles 1919, and this is third part of your World War One चैप्टर. ओके, यानी कि बच्चों ये जो वर्ल्ड वार वन चैप्टर का ये तीसरा पार्ट है और इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो कि साइन किया गया था 1919 में. तो जैसे कि बच्चों पिछले दो वीडियोस में हमने देखा कि किस तरह से 1914 में अचानक से वॉर ब्रोक आउट हो जाता है. ऑस्ट्रिया स्टार्टिंग में क्या होता है, इनिशियली ऑस्ट्रिया सर्बिया पर अटैक करता है और सर्बिया के हेल्प के लिए रशिया आता है. वहीं पर जब रशिया सर्बिया के हेल्प के लिए आ जाता है, वहीं पर जर्मनी भी ऑस्ट्रिया के हेल्प के लिए आता है. तो इस तरह से एक के बाद एक कंट्री क्या हो जाती है, इस वार में इंक्लूड हो जाती है और इस वार में पार्टिसिपेट कर लेती है. और इसी तरह से दुनिया के सारे कंट्रीज दो ग्रुप में मर जाते हैं. एक द एलाइस यानी कि एलाइस ग्रुप, जिसमें आपका ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस और यूएसए और भी बहुत सारे कंट्रीज, और दूसरी साइड द सेंट्रल पावर्स, जिनमें है आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगारी और भी बहुत सारे कंट्रीज. ठीक है, तो इस तरह से दो ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं. उसके बाद हमने देखा कि ये वार 1914 से 1918 तक चलती है और 1918 में जाकर द सेंट्रल पावर्स की हार हो जाती है, अलाइस ग्रुप जीत जाती है. तो जैसे ही अलाइस ग्रुप जीत जाती है और द सेंट्रल पावर्स हार जाती है, तब विक्टोरियस ग्रुप यानी कि जो ग्रुप जीती है, ये ग्रुप के कंट्रीज मिलकर जो हारी हुई ग्रुप के एक कंट्री यानी कि जर्मनी को एक ट्रीटी साइन करवाती है. इसी ट्रीटी को हम क्या कहते हैं, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कहते हैं. और ये कब कराया गया था, 1919 को कराया गया था. ठीक है, यानी कि ये जो ट्रीटी साइन हुआ था 1919 को हुआ था. सो द फर्स्ट वर्ल्ड वार केम टू एंड बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स. ठीक है, जैसे ही वर्ल्ड वार एंड हुआ तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन कराया गया. हम कह सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के साथ ही वर्ल्ड वार जो है वो एंड हो गया. ठीक है, दिस ट्रीटी वाज साइन ऑन 28 जून 1919. ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक, ये है आपका 21 जून 1919. ओके, इन दी हॉल ऑफ वर्साइल्स फ्रांस. और ये कहाँ पर कराया गया था, इन दी हॉल ऑफ मिरर वर्साइल्स फ्रांस. ठीक है, आगे क्या है, दिस ट्रीटी रेफर्स टू द एग्रीमेंट मेड विद जर्मनी. और ये ट्रीटी क्या है बच्चों, ये ट्रीटी एक्चुअली एक एग्रीमेंट है जो कि जर्मनी को कराया गया. ठीक, यानी कि जो विनर्स ग्रुप थे, यानी कि वो ग्रुप जिन्होंने वर्ल्ड वार वन जीता था, यानी कि दी अलाइज ग्रुप के कंट्रीज ने मिलकर ये एग्रीमेंट कराया किसे जर्मनी को. ठीक है, देयर वर 4 पर्सन हु प्लेड एक्टिव रोल इन फ्रेमिंग दी टर्म्स ऑफ ट्रीटी. तो यहाँ पर इस ट्रीटी में जो भी टर्म्स लिखे थे, स्पेशली जर्मनी के लिए, ये सारे टर्म्स लिखने वाले 4 मेन लीडर्स थे. ठीक है, जिन्होंने एक्टिव रोल प्ले किया और इनको द बिग फोर भी कहा जाता है, इन्हें द बिग फोर भी कहा जाता है. ठीक है, दे वेर, अब ये कौन कौन थे, पहला था प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, लियोड जॉर्ज. दूसरा था आपका प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ऑफ यूएसए, यानी कि यूएसए का प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन. तीसरा था एम क्लेमेंशियो, जो कि फ्रांस का एक प्रीमियर था. दूसरा था बी ऑर्लैंडो ऑफ इटली, यानी कि इटली का एक मेंबर था जिसका नाम था वी ऑर्लैंडो. दे आर नोन एज द बिग फोर, और इन्हें द बिग फोर नाम से भी जाना जाता है. अब बच्चों आगे हम देखेंगे द मेन प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, और हम चाहे तो इसे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार भी कह सकते हैं. तो यानी कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस दिए गए थे जर्मनी के लिए. जर्मनी वाज कंपेल्ड टू साइन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ऑन 28 जून 1990. तो बच्चों 28 जून 1919 में जर्मनी को कंपेल किया गया, मजबूर किया गया इस ट्रीटी को साइन करने के लिए, और मजबूरी में जर्मनी ने इस ट्रीटी को साइन कर लिया. कब, 28 जून 1919 में. एंड फोर्स टू एक्सेप्ट द फॉलोइंग टर्म्स विच वेर कंपेरेटिवली वेरी हार्श. और उसके बाद जर्मनी को फोर्स किया गया कि ये सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये आपको मानने हैं, और ये जो टर्म्स एंड कंडीशन थे वो बहुत ही टफ थे, बहुत ही हार्श क्या थे, टर्म्स एंड कंडीशंस थे. अब क्या क्या थे वो हम देखेंगे. ठीक है, सो सबसे पहला नंबर 1, जर्मनी वाज फोर्स टू गिव अप सर्टेन पार्ट्स ऑफ हर प्री वार टेरिटरीज टू डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड एंड जेकोस्लोवाकिया. ठीक है,
यानी कि जर्मनी का जो वार से पहले जितने भी टेरिटरीज थे उनमें से बहुत सारे टेरिटरीज जो है यानी कि बहुत सारे एरियाज जो है वो डेनमार्क को देना पड़ा, बेल्जियम को देना पड़ा, पोलैंड को देना पड़ा और चेकोस्लोवाकिया को भी देना पड़ा। नंबर 2, ट्रीटी ब्रॉट सम वाइटल टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट। अल्सेस एंड लोरेन वेर रिटर्न टू फ्रांस। सो यहाँ पर जो अल्सेस और लोरेन जो रीजन था, दो रीजन जो कि जर्मनी का अंदर में था, वो एक्चुअली फ्रांस से बिलोंग करता था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ये दो एरिया या फिर आप कह सकते हो ये दो रीजन जो है वो फ्रांस को रिटर्न कर दिया गया। ओके, मोर ओवर सार वैली नोन फॉर इट्स कोल माइंस वाज गिवन अप टू फ्रांस फॉर 15 ईयर्स। उसके अलावा जो सार वैली वाली जो रीजन थी जिसमें बहुत सारे मात्रा में कोल पाए जाते हैं, ये फ्रांस को दिया गया 15 साल के लिए। कितने सालों के लिए? 15 सालों के लिए। ठीक है। 2 duchies of Schleswig and Holstein, which were captured by Germany from Denmark in 1864, returned to the Denmark by plebiscite after a lapse of about 55 to 56 years. It means 55-56 years, that is from 1864 to 1919. यानी कि बच्चों जर्मनी ने डेनमार्क से दो रीजन क्या किया था? छीन लिया था, कैप्चर कर लिया था। और ये कौन सा रीजन था? स्क्लेस्विग और होलेस्टाइन, जो कि 1864 में इसने छीना था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड होने के बाद यानी कि 1919 में डेनमार्क को रिटर्न कर दिया गया, वापस कर दिया गया बाय प्लेबिसाइट, यानी कि लोगों की राय और सहमति के बाद इसे डेनमार्क में ज्वाइन कर दिया गया, यानी कि डेनमार्क को रिटर्न दे दिया गया। थर्ड, जर्मनी हैड ऑल्सो टू लॉस ऑल हर कॉलोनियल एम्पायर विच वाज डिवाइडेड अमंग द विक्टोर्स। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था पिछले 2 वीडियोस में कि जर्मनी ने भी बहुत सारे कॉलोनीज बनाए थे। स्पेशली अगर आप देखो तो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर बहुत सारे इसका कॉलोनीज थे। ठीक है, यानी कि जर्मनी ने ये सारे कॉलोनीज को क्या कर दिया? खो दिया। और इसे सारे के सारे इसके जो कॉलोनीज थे वो सारे कौन लगे? विक्टोर्स कंट्रीज ले गए, यानी कि जितने भी कंट्रीज थे एलाइज के वो ले गए। सो एलाइज ग्रुप के थे वो ले गए। स्पेशली यहाँ पर टोगोलैंड और कैमरून जो है वो फ्रांस और इंग्लैंड ने क्या कर लिए? डिवाइड कर लिए, उन लोगों ने ले लिए। उसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलोनीज थे जर्मनी के अफ्रीका में, उसे कुछ हिस्से इंग्लैंड ले गए, कुछ बेल्जियम ले गए, कुछ पुर्तगाल और कुछ साउथ अफ्रीका। यानी कि जितने भी कॉलोनीज बनाए गए थे, यानी कि बनाए थे जर्मनी ने, वो सारे का सारे उनसे छिन गया। जो विक्टर्स ग्रुप था उन्होंने ले लिया। और वहीं पर अगर हम जापान के शेयर में देखें तो जापान को मिला सांतुंग एंड क्योउ, जो कि चाइना का एरिया है, यानी कि चाइना का टेरिटरी है। और न्यूजीलैंड को मिला सेमुई आइलैंड। ठीक है, सेमुई आइलैंड। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो सकता है, आप लोग देख लेना। आगे क्या है? द एरिया ऑफ राइन वैली वाज ऑल्सो demilitarized. Germany could not construct or maintain any fortification either on the left or the Rhine river or the लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर राइन और द राइट बैंक। तो क्या है बच्चों, यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर बताया गया कि जो राइन वैली वाली जो रीजन थी वहाँ पर क्या होता था? वहाँ पर जर्मनी का यानी कि सैनिक वहाँ पर होते थे, यानी कि सोल्जर्स थे, वहाँ पर उनका मिलिट्री हुआ करता था। तो यहाँ पर फ्रांस को एक्चुअली ये फ्रांस का थोड़ा सा पॉलिसी से फ्रांस को इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो क्योंकि फ्रांस जो है वो विनर ग्रुप में था, तो इस चीज़ को फ्रांस ने थोड़ा सा ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। और क्या कर दिया? क्या कह दिया कि वो जो आपका जो ट्रीटी था उसमें ये भी मेंशन करा दिया कि जो राइन वैली वाली रीजन है वहाँ से आपको मिलिट्री को हटा लेना है। क्या कर लेना है? आपको वहाँ से मिलिट्री को हटा लेना है। तो जो द एरिया ऑफ राइन वैली वाज ऑल्सो मिलिटराइज्ड। उसके बाद जर्मनी को ये भी कहा गया कि आप कोई भी फोर्ट वगैरह नहीं बना सकते, कोई भी किले वगैरह, कोई भी किला वगैरह आप नहीं बना सकते। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है बच्चों कि जितने भी फोर्ट्स अभी आपके पास अवेलेबल है, यानी कि आपके पास है, उसे भी आपको क्या करना है? उसे भी डिस्ट्रॉय कर देना है, उसे भी तोड़ देना है। ठीक है, उसके अलावा बच्चों जर्मन आर्मी का जो नंबर्स था उसे भी कमती कराया गया। ठीक है, माना जाता है उस समय उनके पास जो सोल्जर्स थे वो लगभग 20 लाख थे, यानी कि 20 लाख सोल्जर्स थे। उसको भी रिड्यूस करके कहा कि आप केवल 1 लाख ही यानी कि मिलिट्री आप रख सकते हो, उससे ऊपर आप मिलिट्री नहीं रख सकते हो। उसके अलावा बच्चों जर्मनी को यह भी कहा गया कि आप एयरफोर्स और सबमराइन आप नहीं रख सकते। ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसमें जर्मनी का जो एयरफोर्स था इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग खेल दिखाया, बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया। उसके अलावा सबमराइन ने भी। इसीलिए ये जो अलाइज ग्रुप के कंट्रीज थे इन्होंने क्या कहा कि आप
एयरफोर्स भी नहीं रख सकते और सबमराइन्स भी नहीं रख सकते। उसके अलावा पांचवा क्या है बच्चों, यहाँ पर जर्मनी हैड टू एक्सेप्ट वार गिल्ट, और जर्मनी को ये कहा गया कि आपको गिल्ट मानना है, यानी कि ये जो वार हुआ आपका कारण से मानना है, आपको अपना गलती मानना है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो मुआवजा है आपको देना पड़ेगा, यानी कि आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। और ये कंपनसेशन कितना लिया गया, बहुत हैवी सम, बहुत ज़्यादा अमाउंट, ठीक है। ये था आपका $33 बिलियन, ठीक है। तो आपको क्या करने हैं, आपको हमें क्या करने हैं, $33 बिलियन देने हैं, किसे, द एलाइज ग्रुप को, यानी कि जो विनर ग्रुप है उसे देने हैं, ठीक है, एज ए कंपनसेशन ऑफ द वार, ठीक है। तो ये भी कहा गया जर्मनी को कि आपको अपना गलती मानना है, और ये वार सारा का सारा आपका कारण से हुआ है, इसमें आपका गलती है, और आपको इसके लिए मुआवजा देना पड़ेगा, आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, और $33 बिलियन आपको देने पड़ेंगे, किसे, जो ग्रुप जीती है, ठीक है। तो ये भी जर्मनी को कहा गया, और ये सारी बातें किसमें लिखा था, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में लिखा था, ठीक है। तो बच्चों इसीलिए इस ट्रीटी को, यानी कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को एक हम ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी फॉर दी जर्मनी भी कह सकते हैं, यानी कि जर्मनी के लिए एक ह्यूमिलेशन था, ठीक है। यानी कि बच्चों जर्मनी के लिए ये जो ट्रीटी था एक बेइज्जती था, ठीक है, बेइज्जती, ठीक है। सो इट हैड फार रीचिंग इफेक्ट ऑन दी जर्मनी, और इससे जर्मनी पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा, और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही हर्श जो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस जर्मनी को दिए। तो जर्मनी ने उस समय तो इसे साइन कर लिया, लेकिन बाद में, और उसके बाद बच्चों जैसे ही जर्मनी में नाजिज्म स्टार्ट हुआ, यानी कि हिटलर का राज चलना शुरू हुआ, तो हिटलर ने ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी के, यानी कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे, सारे को वायलेट करते हुए इसने क्या किया, इसने एक और वार को जन्म दिया, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार, जिसको आप अगले चैप्टर में पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। तो यहां पर बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि द रीजन फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वार इज द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो है वो मेन रीजन है किसका, सेकेंड वर्ल्ड वार का। तो आगे हम देखेंगे बच्चों कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन ऑस्ट्रिया एंड हंगारी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस देखेंगे, ठीक है, यानी कि इम्पैक्ट कह सकते हैं, या फिर रिजल्ट ऑफ टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन ऑस्ट्रिया ऑफ हंगारी, ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रिया हंगारी पर क्या असर पड़ा। सो फर्स्ट ऑस्ट्रिया एंड हंगारी बिकेम सेपरेट स्टेट्स। वर्ल्ड वार खत्म होने का साथ साथ, यानी पहला वर्ल्ड वार जैसे ही समाप्त हुआ, एंड हुआ, तो जो ऑस्ट्रियन हंगारी अंपायर था, ये दोनों कंबाइन था एक साथ, वो क्या हुआ, डिवाइड हो गया, और ऑस्ट्रिया और हंगारी दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। द रूल ऑफ ऑटोमन अंपायर केम टू एंड इन तुर्की, ठीक है, ये तुर्की वाले पार्ट आ गया, फिर भी कोई नहीं, ठीक है। थर्ड क्या है बच्चों, चेकोस्लोवाकिया एंड यूगोस्लाविया एमर्ज एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि ये दो स्टेट जो है, यानी ये दो कंट्रीज जो है वो क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। फोर्थ क्या है बच्चों, जर्मनी हैड टू सरेंडर द एरिया ऑफ यूपेन एंड मेलमेडी टू बेल्जियम। जर्मनी को क्या करना पड़ा, जर्मनी को ये जो एरिया है यूपेन और मेलमेडी का, उसे किसे देना पड़ा, बेल्जियम को देना पड़ा। नंबर 5, अंडर द इम्पल्स ऑफ नेशनलिज्म अल्साक लोरेन वाज रीस्टोर टू फ्रांस, यानी कि नेशनलिज्म के जोर पर अल्साक और लोरेन को फिर से दोबारा फ्रांस में जोड़ा गया, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन तुर्की। तुर्की पर क्या असर पड़ा, तुर्की क्या, ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। सो तुर्की was forced to sign a separate treaty of Sevres, ठीक है। जिस तरह से जर्मनी को ट्रीटी साइन कराया गया था, इसी तरह से तुर्की को भी एक ट्रीटी साइन करवाया गया, जिसमें तुर्की को फोर्स किया गया कि आपको ये सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है आपको माननी है, और उसे जबरदस्ती ट्रीटी साइन करवाया गया। तो पहला था द रूल ऑफ ऑटोमन अंपायर केम टू एंड इन तुर्की। तो पहला कॉन्सिक्वेंस क्या था इस ट्रीटी का, कि जो ऑटोमन एम्पायर था उनका जो दिन है वो खत्म हो गया था, अब ऑटोमन एम्पायर कन्वर्ट हो गया था तुर्की में, ठीक है। पहले उसे ऑटोमन एम्पायर कहा जाता था, अब ऑटोमन एम्पायर बदलकर उसका नाम पड़ गया तुर्की। कंट्रोल ऑफ सीरिया वाज गिवन टू फ्रांस। सीरिया का जितना भी कंट्रोल था, पहले वो ऑटोमन एम्पायर का था, अब वो फ्रांस को दिया गया, और पैलेस्टाइन और मेसोपोटामिया ब्रिटेन को दिया गया, ठीक है। याद रखना आपको, सीरिया फ्रांस को दिया गया, पैलेस्टाइन और मेसोपोटामिया ब्रिटेन को दिया गया। उसके अलावा इंग्लैंड को क्या मिला, इंग्लैंड को इजिप्ट का रीजन मिला, ठीक है। कहाँ से मिला, तुर्की से, जो इजिप्ट वाली रीजन जो इजिप्ट इंग्लैंड को मिल गया, और जितने भी तुर्की के रिमेनिंग टेरिटरीज थे उसमें से
बहुत सारे एरियाज जो है ग्रीस और इटाली ने ले लिए। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 करके इस तरह से मैंने लिखा, तो इस तरह से आप इजीली इसे आप याद कर सकते हो। अगर आप चाहो तो नोट्स भी बढ़िया से आप इससे लिख सकते हो। ठीक है, ये जो ट्रीटी ऑफ सैवर था ये कुछ ज़्यादा नहीं चला। ठीक है, और यहाँ पर मुस्तफ़ा कमल पाशा के लीडरशिप में तुर्की में रिवोल्यूशन चला और जितने भी एरिया इन लोगों ने खोया था अपना एरिया को फिर से दोबारा इन्होंने क्या कर लिया, रिगेन कर लिया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब लास्ट वीडियो पार्ट नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे लीग ऑफ नेशंस और उसके फेलियर्स के बारे में, और हमारा चैप्टर जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जाते जाते बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से इसे लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।